हेलो व्यूअर्स, दृष्टि आईएएस के एडिटोरियल एनालिसिस में आप सभी का स्वागत है। इस सेक्शन में हम अलग अलग न्यूज़पेपर्स और न्यूज़ पोर्टल से आपके लिए एडिटोरियल्स चुनते हैं, जिससे आपको भारत सहित विश्व में होने वाली अनेकों घटनाओं के बारे में विस्तार से जानकारी मिल सके। डियर व्यूअर्स, इस सेक्शन में सबसे पहले दिए गए एडिटोरियल को हम अपने यूपीएससी सिलेबस से लिंक करते हैं। उसके बाद कुछ महत्वपूर्ण की पॉइंट्स और अंत में कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स जो कि यूपीएससी एग्जामिनेशन के पर्सपेक्टिव से महत्वपूर्ण है, उन्हें देखते हैं। डियर व्यूअर्स, हम आशा करते हैं कि दृष्टि आईएएस की तरफ से लिए गए इस इनिशिएटिव को आप काफी पसंद करेंगे और आपके सुझाव हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। तो कृपया कमेंट सेक्शन में अपने सुझाव जरूर दें। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का एडिटोरियल एनालिसिस। प्रिय व्यूअर, यह वीडियो अंग्रेजी में भी उपलब्ध है। देखना चाहें तो आप हमारे इंग्लिश चैनल दृष्टि आईएएस इंग्लिश पर जाएं। आपकी सुविधा के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इंग्लिश वीडियो का लिंक भी दिया गया है। आज का एडिटोरियल हमने द हिंदू न्यूज़पेपर से लिया है, जो कि 2 फरवरी 2021 को प्रकाशित हुआ है। आज के एडिटोरियल का शीर्षक है गेटिंग बैक ऑन ट्रैक। यदि आज के एडिटोरियल को हम अपने यूपीएससी सिलेबस से लिंक करें तो हम उसे जीएस पेपर 3, जिसमें सेक्शंस जैसे कि इंडियन इकोनॉमी एंड इश्यूज रिलेटिंग टू प्लानिंग एंड डेवलपमेंट इत्यादि से लिंक करके देख सकते हैं। यदि आज के एडिटोरियल को हम समराइज करें तो हम ये कह सकते हैं कि एक ऐसे समय जब अर्थव्यवस्था के कुशल प्रबंधन की आवश्यकता है, इस वर्ष का बजट एक आरंभिक बिंदु की स्थिति रखता है। आज के एडिटोरियल के कुछ प्रमुख अंश। अब व्यूअर्स, ये जो आज का एडिटोरियल एनालिसिस होने वाला है, इसमें हम जो कल बजट प्रस्तुत किया है उसका थोड़ा सा विश्लेषण करेंगे। मूलतः आज के एडिटोरियल एनालिसिस में जो बजट प्रस्तुत हुआ है उसके कुछ मुख्य अंश और उसका किस तरह से आने वाले समय पर भारत की अर्थव्यवस्था और जो भारत की आबादी है उसके ऊपर असर पड़ेगा, उसे देखेंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अभूतपूर्व वैश्विक स्वास्थ्य संकट से सीखे गए सबक का अच्छा उपयोग करने और आर्थिक आघात का शिकार हुए जीवन एवं आजीविका को पुनः पटरी पर लाने के लिए एक साहसिक प्रयास किया है। स्वास्थ्य देखभाल पर वृहद परिव्यय और महामारी प्रभावित अर्थव्यवस्था में संकटग्रस्त मांग को सुदृढ़ करने के लिए कुछ राजकोषीय प्रोत्साहन देने का निर्णय लिया गया है। अब व्यूअर्स, जैसा कि हम सब जानते हैं कि पिछला वर्ष पूरा का पूरा कोरोना महामारी के बीच निकला और इस वर्ष का बजट प्रस्तुत करने से पहले निर्मला सीतारमण जी के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती थी कि वो किस तरह से वो देश के लोगों को सामने एक एग्जाम्पल प्रस्तुत करें कि भारत ने ये जो वैश्विक आपदा आई थी, इस आपदा से क्या सीखा है और आने वाले समय में भारत अपने आप को ऐसी किसी भी आपदा के लिए किस तरह से प्रिपेयर करेगा। स्वास्थ्य संदर्भों में एक अच्छा खासा जो एक्सपेंडिचर है, एक अच्छा खासा जो अलाउंस है वो दिया गया है। साथ ही साथ ये भी बात की जा रही है कि कई ऐसे क्षेत्र जो बहुत ही बड़े संकट से धीरे धीरे उभरने की कोशिश कर रहे हैं, वहां पर सरकार की ओर से भी एक राजकोषीय प्रोत्साहन दिया जाए। लेकिन यह फिर भी कोई रूपांतरणकारी बजट नहीं है जो सरकार से किसी अमृत की अपेक्षा रखते एक निढाल आबादी की उम्मीदों पर खरा उतर सके। अब यहां पे एक बात समझने वाली यह है कि बजट, भले ही आप उसको बजट को चाहे अच्छा बोलें या चाहे बुरा बोलें, वो आपका अपना एनालिसिस होगा, लेकिन एक बात जो यहां पे निश्चित तौर पर तय है वो ये कि ये कोई ऐसा कोई बहुत असाधारण सा बजट नहीं था। कोई रूपांतरण एकदम से बजट बदल देगा कि हाँ भाई अब आ गया है आपके पास ये बजट, अब सारी समस्याएं आपकी खत्म, नहीं। आज भी देश की एक बहुत बड़ी आबादी जो है वो इस बजट को लेकर के उसके अंदर कोई खास उम्मीद नहीं है। मैं मजदूर वर्ग की बात कर रहा हूं, मैं किसान वर्ग की बात कर रहा हूं, मैं निम्न वर्ग की जो लोग जहां पे श्रेणियां हैं अलग अलग, मैं उनके संदर्भों में बात कर रहा हूं, मैं लोअर मिडिल क्लास की बात कर रहा हूं, मैं गरीबों की बात कर रहा हूं। यदि उसको हम लोग देखें तो उनकी जो जीवन है उसके ऊपर असर पड़े, ऐसे कोई बहुत बड़े यहां पे कार्य नहीं लिए गए हैं या ऐसे कोई बहुत बड़े डिसीजंस नहीं लिए गए। अब व्यूअर्स, इससे पहले कि हम लोग आगे बढ़ें, बहुत ज्यादा जरूरी है कि ये जो बजट, ये जो एनालिसिस है, और इस एनालिसिस में मैं चाहूंगा कि ये जो पूरा का पूरा बजट है इसको कुछ इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स में हम लोग बांट सकें, ताकि पहले मैं आपके सामने वो सभी की पॉइंट्स रख दूं, ताकि बाद में जब हम इस का पूरा एनालिसिस करेंगे, विश्लेषण करें, तो आपको बेहतर तरीके से समझ में आ जाए।
तो शुरुआत करते हैं व्यूअर्स बजट के साथ। सबसे पहली चीज जो इस बजट को देख करके लगता है वो ये कि सरकार ने बहुत क्लियर इंडिकेशन दे दिए हैं कि सरकार अब खर्चा करने की ओर अग्रसर होगी। यदि हम लोग बात करें कि पूंजीगत व्यय अगर हम लोग यहां पे देखें तो 2020-2021 का जो रिवाइज्ड एस्टिमेट आया है वो था लगभग 4.39 लाख करोड़ का कैपिटल एक्सपेंडिचर। ये कैपिटल एक्सपेंडिचर देखिए, जब मैं कैपिटल एक्सपेंडिचर पूंजीगत व्यय की बात करता हूं तो ये बात समझने वाली है कि ये वो खर्चा होता है जो सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए खर्चती है। कई सारी ऐसी चीजें कि सरकार आज उस चीज के ऊपर काम कर रही है, उस चीज के ऊपर खर्चा कर रही है, आने वाले 5 साल में, 7 साल में, 10 साल में सरकार उससे रेवेन्यू कमाना शुरू करेगी। जैसे सड़कें बनवाना, लोगों के लिए जॉब्स क्रिएट होंगी जिससे। तो ये आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर है। अब ये बताया जा रहा है कि 4.39 लाख करोड़ से लगभग 34.4% बढ़ा करके 2021-2022 के लिए जो पूंजीगत व्यय है उसकी संख्या 5.54 लाख करोड़ बढ़ा दी गई है। दूसरी जो बहुत जरूरी बात है इस बजट में वह है डिसइन्वेस्टमेंट को लेकर के। अब यह कहा गया है इस बजट में कि 2 पब्लिक सेक्टर के बैंक और 1 सरकारी जनरल इंश्योरेंस कंपनी, इनका डिसइन्वेस्टमेंट किया जाएगा। अब जब मैं बात कर रहा हूं जनरल इंश्योरेंस की तो यह आपको ध्यान रखना है कि जनरल इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस अलग अलग होता है। जनरल इंश्योरेंस का मतलब जो हम इंश्योरेंस गाड़ियों का, घरों का इत्यादि देखते हैं, दुकानों का, वो आता है जनरल इंश्योरेंस की कैटेगरी में। यदि आज के समय में भारत की बात करें तो भारत में 4 सरकारी उपक्रम हैं जो इस तरह है। पहला नेशनल इंडिया एश्योरेंस, दूसरा है नेशनल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, तीसरा है यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड और चौथा है द ओरिएंटल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड। साथ ही साथ एक और बहुत बड़ी खबर जो यहां से हमको मिली है वो ये कि इंश्योरेंस बीमा क्षेत्र में जो एफडीआई था, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, उसे 49% से बढ़ा करके अब 74% कर दिया गया है। तो ये तो हो गया आपका दूसरा पॉइंट। अब यदि तीसरे पॉइंट की बात करें तो सरकार एक और प्रोविजन के साथ आई है जिसे कहा जा रहा है बैड बैंक। अब जब मैं बैड बैंक की बात करता हूं तो देखिए, टर्म पे मत जाइएगा, बैड खराब नहीं, ये कोई खराब बैंक नहीं है, ये बहुत अच्छा बैंक होने वाला है। आप इसको एक तरीके से ये कह सकते हैं कि यह एक असेट रिकंस्ट्रक्शन, समझाऊंगा आपको, समझिएगा। बैड बैंक का प्रोविजन, इसके लिए थोड़ा सा पीछे जाते हैं और बात करते हैं आरबीआई की जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट आई थी उसके बारे में। अब यदि आरबीआई की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट की बात करें तो सितंबर 2020 में जो एनपीए थे वो थे लगभग 7.5%। आरबीआई की जो एफएसआर रिपोर्ट आई थी उसके मुताबिक 2021 सितंबर तक ये एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, ये हो जाएंगे लगभग 13.5%। आप समझिए लगभग 2 गुना होने की कगार पर पहुंच जाएंगे। अब मैं आपको समझाता हूं कि ये बैड बैंक किस तरीके से कार्य करेगा। ये बैड बैंक, मान लीजिए एक एग्जांपल देता हूं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का जो एनपीए है मान लेते हैं 500 करोड़ रुपए है। अब 500 करोड़ का एनपीए मतलब किसी तरीके का कोई रेवेन्यू स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को नहीं मिल रहा है। ये बैड बैंक क्या करेगा, वो एसबीआई से ये 500 करोड़ का जो एनपीए है वो खरीद लेगा। हालांकि पूरा पैसा नहीं देगा, ये इस एनपीए को लगभग 250, मान लीजिए 300 करोड़ में खरीद लेगा। अब ये बैड बैंक की जिम्मेदारी होगी कि वो ये जो पैसा जो इसने खर्च किया है 250-300 करोड़ रुपए, ये वसूलने की जिम्मेदारी बैड बैंक की होगी। और इस तरीके से जो बैंक होंगी उनके ऊपर से जो लोड है वो घटेगा। आप ये पूछ सकते हैं सर पूरा का पूरा 500 करोड़ तो मिला नहीं। तो ठीक बात है, बिल्कुल नहीं मिला, लेकिन एक ऐसी जगह पर जहां आपको कुछ नहीं मिल रहा था वहां कुछ सही तो ठीक है। 500 नहीं मिल रहा था, वो तो पूरा का पूरा गया था, लेकिन अगर उस 500 के एवज में अगर आपको 250-300 करोड़ भी मिल जाते हैं तो क्या बुरा है। तो ये एक तरीके की असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी की तरह कार्य करेगा। ये तो बात हो गई तीसरी चीज की। अब बात करते हैं चौथा इनिशिएटिव जो सरकार ने यहां पे बात की है।
चौथा एक बहुत इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव, सरकार ने इस बार के बजट में बहुत ही ज्यादा क्लियरली सिर्फ और सिर्फ विकास के ऊपर टारगेट किया है। मिडिल क्लास आदमी के लिए कोई खास रियायत नहीं है, तो साथ ही साथ आप यह भी कह सकते हैं कि कोई अलग से उसको परेशान होने की जरूरत नहीं है। किसी तरीके का कोई टैक्स स्लैब नहीं नया इंट्रोड्यूस किया गया है, कोई इंक्रीज नहीं हुआ है स्टैंडर्ड डिडक्शन में, कुछ भी नहीं। तो ये जो चौथा एजेंडा है वो विकास के संदर्भ में सरकार ने कार्य किया है। अब बात करते हैं जो सबसे ज्यादा टॉपिक डिटेल में चल रहा है, वो है हेल्थ सेक्टर के ऊपर किस तरीके से सरकार ने कार्य किया है। यदि 2020-2021 में सरकार का पूरा खर्च जो उसको हेल्थ केयर की तरफ करना पड़ा, वो आंकड़ा था लगभग 94,452 करोड़ रुपए। इतना पैसा खर्च हुआ है और सरकार ने इसी आंकड़े पर 137% का इजाफा करते हुए 2021-2022 के लिए जो अमाउंट प्रपोज किया है वो है लगभग 2,23,846 करोड़ रुपए। साथ ही साथ सरकार ने यह कहा है कि 35,000 करोड़ का डायरेक्ट एक कॉर्पस अमाउंट जो है वो कोरोना टीकाकरण के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। सरकार ने यह भी कहा है कि एक तरीके का कैपिटल एक्सपेंडिचर जो अस्पताल हैं, जो प्राइमरी हेल्थ केयर फैसिलिटीज हैं इत्यादि, उनके ऊपर भी कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है उसको बढ़ाने की बात की गई है और यह कहा गया है कि वो बढ़ करके 5,540 करोड़ हो जाएगा, जो पिछली साल की तुलना में, पिछले बजट की तुलना में लगभग 35% अधिक है। तो ये तो बात हो गई हमारी एक जनरल आइडिया की। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं एक और एस्पेक्ट पे जिसको हमको ध्यान देना है। ध्यान किस तरीके से? अब यहां पर सरकार ने एक और प्रोविजन इस्तेमाल किया है जिसको बोला गया है डेवलपमेंट बैंक। यहां पर डेवलपमेंट बैंक हमको समझना जरूरी है, चाहे वो डेवलपमेंट बैंक बोलूं चाहे मैं DFI बोलूं। DFI का मतलब डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट। देखिए अब होता क्या है कि भाई ये जो डेवलपमेंट बैंक बनाया जा रहा है, ये डेवलपमेंट बैंक एक लंबी सोच का आप कह सकते हैं ये जवाब है। होगा ये कि कई सारे ऐसे सरकारी प्रोजेक्ट होते हैं जो फंड्स की कमी के कारण कई बार जो उनकी समय सीमा है, जितने समय में उनको बन जाना चाहिए वो उतने में ना बन करके उससे काफी अधिक टाइम ले लेते हैं। तो ऐसे कई सारे प्रोजेक्ट्स जो कि 5 साल, 6 साल, 7 साल, 10 साल में पूरे के पूरे होंगे, उन सभी प्रोजेक्ट्स को जो फंडिंग होगी वो इस DFI की तरफ से होगी। शुरुआती दौर पर सरकार ने इसमें लगभग 20,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करने की बात की है और यह कहा है कि अगले 3 साल में इस बैंक का जो कुल टोटल होगा वो लगभग 5 लाख करोड़ से अधिक होगा। एक और बात यहां पर जो बहुत जरूरी है हमें देखने के लिए, वो बात की गई है हाईवे प्रोजेक्ट्स को लेकर के। अब जैसा कि हम सब जानते हैं कि इस साल चुनावी वर्ष है कई सारे राज्यों में, खास तौर से जो 4 राज्य जहां पर चुनाव होने वाले हैं, तमिलनाडु, असम, केरल, ओके, तो इन जगह पर सरकार ने कुछ हाईवे प्रोजेक्ट्स को सैंक्शन अलाउ किया है। जैसे कि तमिलनाडु में 3500 किलोमीटर, तमिलनाडु में 3500 किलोमीटर जिसके ऊपर जो कुल खर्चा आएगा वो आएगा लगभग 1.03 लाख करोड़ रुपए। बंगाल में लगभग 675 किलोमीटर का हाईवे प्रोजेक्ट जिसका जो कुल खर्चा आएगा वो आएगा लगभग 25,000 करोड़ रुपए। असम की अगर हम लोग बात करें तो असम में लगभग 1300 किलोमीटर के हाईवे प्रोजेक्ट्स को लाने की बात हुई है जिसका कुल खर्च होगा लगभग 34,000 करोड़। और अंत में केरला, यहां पर 1100 किलोमीटर के हाईवे प्रोजेक्ट्स की बात हो रही है जिसके ऊपर कुल खर्चा 35,000 करोड़ का होगा। इसके बाद सरकार ने एक चीज और जो रखी है सामने, वो ये कि आने वाले समय में जो फिस्कल डेफिसिट होने वाला है, जो फिस्कल डेफिसिट वैसे जो एस्टिमेट लगाया है 2020-21 के लिए सरकार ने, वो ये कहा है कि इस वर्ष जो फिस्कल डेफिसिट होगा वो लगभग 9.5% होगा। हालांकि आने वाले साल के लिए मतलब 2021-2022 के लिए सरकार ने यह प्रपोज किया है कि फिस्कल डेफिसिट जो है वह 6.7 से 6.8% के बीच में रहने की उम्मीद है।
अब यहां पर अगर मैं डेफिसिट की बात करूं तो डेफिसिट ये आ क्यों रहा है? डेफिसिट का मतलब ये सिंपल सा समझिए कि आमदनी जितनी है और खर्चा जितना है उनके बीच का जो अंतर होता है उसको हम लोग डेफिसिट बोलते हैं। तो सरकार ने कितना कमाया माइनस सरकार ने कितना खर्च किया, वहां पर अगर हम लोग देखें तो खर्चा ज्यादा हो रहा है, आमदनी कम हो रही है। इस खर्चे के पीछे पिछले वर्ष एक बहुत बड़ा कारण रहा उस सब्सिडी का जो सरकार ने फूड सामग्री पर, खाने की सामग्री पर दी। यदि आंकड़ों की माने तो लगभग सरकार ने कोरोना के समय पर लगभग जो टोटल सब्सिडी सरकार की जो खर्च हुई है, जो सरकार ने टोटल सब्सिडी दी है उसमें से लगभग 41% सब्सिडी सिर्फ और सिर्फ खाद्य सामग्री पर दी गई है। तो इस वजह से फिस्कल डेफिसिट इस वर्ष काफी ज्यादा रहा। और अंत में एक और चीज जिसके ऊपर सरकार ने जोर देकर के कहा है वह यह कहा है कि सरकार एक ऐसा प्रोजेक्ट लेकर के आ रही है, नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन। इसके बारे में विस्तार में आगे हम लोग बात करेंगे वीडियो के। तो व्यूअर्स, ये था कुछ इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स जो हमने देखे, जो बजट में प्रस्तुत किए गए। अब जरा नजर डालते हैं थोड़ा सा क्या क्या एस्पेक्ट्स हैं, थोड़ा सा और आंकड़ों को विस्तार में जानने की कोशिश करते हैं। परिव्यय में महत्वपूर्ण वृद्धि कर भारत के सार्वजनिक स्वास्थ्य अवरचना में व्याप्त पुराने अल्पनिवेश की समस्या को संबोधित करने के लिए और भी बहुत कुछ किया जा सकता था। देखिए, जितना किया गया है हालांकि उतना बहुत ज्यादा सफिशिएंट नहीं है, अभी गुंजाइश और भी है, लेकिन यह सिर्फ शुरुआत है। 1 फरवरी को संसद में पेश किए गए केंद्रीय बजट 2021-22 में 74,602 करोड़ के अनुमानित स्वास्थ्य परिव्यय का प्रकलन किया गया है, जो चालू वित्त वर्ष में स्वास्थ्य व्यय के लिए 82,445 करोड़ रुपए के संशोधित प्रकलन से लगभग 10% कम ही है। यहां पर जो बात मैंने आपसे कही, वित्त मंत्री ने कहा कि स्वास्थ्य और कल्याण मद में 137% वृद्धि का दावा किया है। कोविड टीकाकरण के लिए निर्धारित 35,000 करोड़, इसके बारे में हम लोगों ने बात करी। साथ ही साथ जल और स्वच्छता विभाग के लिए बजट में 60,030 करोड़ रुपए का प्रावधान, और जो वित्त आयोग था उसके तहत भी लगभग 50,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। निसंदेह टीकों की उपलब्धता, स्वच्छ पेयजल और स्वस्थता तक सार्वभौमिक पहुंच सुनिश्चित करना और पर्याप्त पोषण, ये सभी आबादी के कल्याण के लिए महत्वपूर्ण है। लेकिन एक अधिक व्यापक सार्वजनिक स्वास्थ्य अवरचना के सृजन और रखरखाव के लिए अलग से एक उच्च परिव्यय का प्रावधान किया जाना चाहिए था। देखिए, ये सारी बातें जो हो रही है ना कि भाई टीका लोगों को मिलना चाहिए, कोविड का, पीने का साफ पानी मिलना चाहिए, स्वच्छता होनी चाहिए, ये देखिए ये एक व्यक्ति का ना बेसिक राइट है। सरकार अगर ये आपको उपलब्ध करा रही है तो ये सरकार की जिम्मेदारी बनती है। तो यदि इन सब पे काम हो रहा है तो वो तो ठीक ही ठीक है, लेकिन इसके अलावा भी ऐसा कहा जा रहा है कि इन सभी सार्वजनिक स्वास्थ्य अवरचना को सही तरीके से मेंटेन किया जाए, उसको प्रॉपर तरीके से उसका रख रखाव किया जाए, उसके ऊपर हमको ध्यान देने की जरूरत है। उसके ऊपर बहुत ज्यादा जरूरी है कि सरकार को खर्च करना चाहिए। वस्तुतः आर्थिक सर्वेक्षण ने स्वास्थ्य व्यय में बड़े पैमाने पर वृद्धि पर जोर दिया था, जहां इसका मानना था कि यह बीमारी के आर्थिक बोझ को कम कर समग्र आर्थिक उत्पादन बढ़ाने के लिए एक प्रत्यक्ष साधन के रूप में काम करेगा। देखिए, बात सिंपल सी ये कही जा रही है कि यदि सरकार अभी से स्वास्थ्य सेवाओं पर ध्यान देगी तो हो सकता है आने वाले समय में कम लोग बीमार पड़ेंगे, लोग जो है वो बेहतर तरीके से, उनके पास बेहतर सुविधाएं होंगी, पानी से फैलती जो बीमारियां हैं वो कम हो जाएंगी। जब ये सारी चीजें कम होंगी तो कहीं ना कहीं लोगों के ऊपर बीमारियों की वजह से जो आर्थिक बोझ पड़ता है उसमें कमी आएगी। और सरकार का ये टारगेट है कि प्रेजेंटली जितना खर्चा होता है व्यक्तियों का, आबादी का, इस देश की अपने स्वास्थ्य खर्चों पर, उसको घटा करके 35% तक लेकर के आना है। मतलब यदि अभी 100 रुपए खर्च होता है स्वास्थ्य संबंधी मामलों पर तो उसको घटा करके 35% तक लाने की, 35 रुपए तक लाने की बात सरकार ने की है। वित्त मंत्री ने घोषणा की थी कि सरकार अगले 6 वर्षों में 64,180 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से प्राथमिक, माध्यमिक और तृतीयक स्वास्थ्य देखभाल क्षमताओं को विकसित करने के लिए प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत योजना नामक एक नई केंद्र प्रायोजित योजना शुरू करने का इरादा रखती है। देखिए, वित्त मंत्री ने अपने भाषण में यह भी कहा कि प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत योजना इंट्रोड्यूस की जाएगी, जिसके तहत जो आपकी प्राथमिक, माध्यमिक और तृतीयक, मतलब प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी
लेवल पे जो मेडिकल फैसिलिटीज हैं, हेल्थ केयर फैसिलिटीज हैं, उनको सुधारा जाएगा, उनके ऊपर काम किया जाएगा। यह योजना देश के दुर्गम और दूर दराज के क्षेत्रों में सार्वजनिक स्वास्थ्य अवसंरचना को कैसे सुदृढ़ करेगी, उस पर यह निर्भर करेगा कि भविष्य में किसी अज्ञात स्वास्थ्य आपातकाल के लिए भारत कितना तैयार रहेगा। अब ये जो आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत योजना है, इसका असली असर तो हमको तभी देखेगा कि इसकी पहुंच, इसकी जो रीच है, वो दूर दराज के इलाकों में, ग्रामीण क्षेत्रों में कहां तक पहुंची है। और उन्हीं आंकड़ों को देखने के बाद हम ये कह पाएंगे, यदि वो आंकड़े सही हुए तब तो हम ये मानेंगे कि भारत ने जो कोविड के समय जो चीजें थी उनसे सीख ली। लेकिन यदि वे आंकड़े अच्छे नहीं निकल करके आते हैं तो यही होगा कि भाई भारत एक बार फिर सीख लेने में असफल हुआ, जो गलतियां पहले हुई थी उनसे। उपभोग मांग को सुदृढ़ करने के लिए प्रदत्त पर्याप्त राजकोषीय प्रोत्साहन ने अर्थव्यवस्था के पुनरुद्धार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई होती है। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि चालू वित्त वर्ष में जीडीपी के 9.5 राजकोषीय घाटे का अनुमान है। मैंने आपको बताया फिस्कल डेफिसिट, जहां व्यय में जो आपका खर्च है वो लगभग 34.50 लाख करोड़ रुपए की वृद्धि हुई है। वित्त मंत्री ने अगले वित्त वर्ष के लिए अपने बजट अनुमानों में कुल परिव्ययों में मात्र 33,000 करोड़ रुपए की वृद्धि की है। यहां एक बार फिर उन्होंने पूंजीगत व्यय के लिए 5.54 लाख करोड़ रुपए अलग से रखने का हवाला दिया है। मैंने आपको वही बताया, कैपिटल एक्सपेंडिचर लगभग 35% बढ़ा करके पिछले वर्ष की तुलना में उसको 5.54 लाख करोड़ रुपए तक पहुंचाने की बात की गई है। या बजट एक विस्तारवादी बजट तो नहीं है। वित्त मंत्री ने समग्र व्यय को भी नियंत्रित करने का रास्ता चुना है ताकि स्वयं आने वाले वित्त वर्ष में राजकोषीय घाटे को 6.8 तक सीमित किया जा सकेगा। आय असमानता में वृद्धि के एक ऐसे समय राजकोषीय समर्थन में ऐसी कमी लाना उपयुक्त नहीं माना जा सकता। मैंने आपको बताया कि जो फिस्कल डेफिसिट है वो जो मौजूदा वित्त वर्ष है उसमें लगभग 9.5 का है, और जो आने वाला जो 2021-22 का होगा फिस्कल ईयर, उसमें ऐसा प्रोजेक्ट किया जा रहा है कि इसको 6.8% तक रखा जाएगा। वर्ष 2020 के आर्थिक संकुचन, जहां सरकार की राजस्व प्राप्तियां बाधित हुई के मद्देनजर बजट में संसाधन जुड़ाने के लिए कुछ नए अवसरों की तलाश करने का एक साहसिक कदम उठाया है। एक बात यहां पर जो बहुत जरूरी है वो ये बात है कि सरकार के पास कई सारी ऐसी एसेट हैं, कई सारे ऐसे संसाधन हैं जिसका इस्तेमाल अभी हो नहीं पा रहा है। सड़कों का सही तरीके से अगर हम लोग बात करें, सड़कों के आसपास जो जमीनें हैं, या कई और ऐसी एवेन्यूज जहां पर सरकार के पास वो रिसोर्सेस तो हैं लेकिन मौजूदा समय में वो कोई फायदा सरकार को दे नहीं रहे। तो सरकार क्या करना चाहती है? सरकार ऐसे रिसोर्सेस को लीज पर देना चाहती है, किराए पर देना चाहती है, या बेचना भी चाहती है ताकि उससे जो रेवेन्यू आए उसको अर्थव्यवस्था के उद्धार के लिए लगाया जा सके। वित्त मंत्री ने आगामी वित्त वर्ष में राज्य स्वामित्व वाली कई कंपनियों की हिस्सेदारी बिक्री के अपने संकल्प को पूरा करने के लिए घोषणा के साथ बजट में विनिवेश से 1.75 लाख करोड़ की पूंजी प्राप्ति का अनुमान लगाया है। देखिए, कल के इकोनॉमिक सर्वे में मैंने आपसे कहा था कि सरकार का पिछले वर्ष जो प्रोजेक्टेड था विनिवेश से, वो अमाउंट था लगभग 2.1 लाख करोड़। हालांकि उस 2.1 लाख करोड़ में से हम लोग मात्र 15 से 16 हजार करोड़ रुपए तक ही पहुंच पाए। आने वाले वर्ष, वित्तीय वर्ष में सरकार का जो अनुमान है वो ये सरकार कह रही है कि विनिवेश से लगभग 1.75 लाख करोड़ की प्राप्ति करना उसका लक्ष्य है। मैंने आपको पहले ही बताया कि 2 सरकारी बैंकें और एक जनरल इंश्योरेंस कंपनी सरकारी, उसमें विनिवेश लाने की बात कही जा रही है। और साथ ही साथ ये भी बताया कि LIC का जो IPO, LIC का अब इन्वेस्टमेंट होने वाला है, तो LIC का IPO आने वाला है। तो ये जो IPO आएगा वो जल्द से जल्द जो भी रिक्वायर्ड उसके लिए चीजें, जो इनिशिएटिव लेने हैं, उसको संसद में प्रस्तुत किया जाएगा ताकि जल्द से जल्द LIC का IPO मार्केट में उपलब्ध हो। बजट में बीमा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, मैंने आपको बताया कि बीमा अधिनियम 1938 में संशोधन किया जाएगा और अब जो FDI है वो लगभग 74% तक हो जाएगा। हालांकि ये देखे जाने वाली बात है कि विदेशी बीमाकर्ता अपनी हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए कितने उत्सुक होते हैं, जबकि अपने प्रस्ताव को राजनीतिक रूप से स्वीकार्य बनाने के लिए सरकार की मंशा कुछ रक्षात्मक उपायों को अपनाने की है।
तो यहां पर ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो हम लोगों को डिसइन्वेस्टमेंट में देखनी होगी आगे। इसके अलावा राज्य स्वामित्व वाले उपक्रमों की भूमि अस्थियों के विमुद्रीकरण की भी योजना है। मैंने आपको वही बताया कि भाई कई सारे ऐसे एसेट्स हैं, कई सारे ऐसे रिसोर्सेज हैं सरकार के पास जिसका अभी कोई इस्तेमाल नहीं हो रहा, तो उससे जो है वो मोनेटाइज करने की बात हो रही है, कुछ आमदनी करने की बात हो रही है। राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन, मैंने आपको बताया नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन के लिए पूंजी पाने के लिए बजट एक परिसंपत्ति मुद्रीकरण पाइपलाइन का प्रस्ताव करता है जिसमें राजमार्ग, हवाई अड्डे और बंदरगाह इत्यादि शामिल होंगे। इसके बारे में भी मैंने बात करी। निजीकरण पर आक्रामक रुख के बावजूद सरकार को अभी भी अपने महत्वाकांक्षी विनिवेश लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक कठिन चुनौती का सामना करना होगा क्योंकि निजी निवेश अब भी बहुत कम है। देखिए, जब निजीकरण की बात होती है तो सरकार चारों तरफ से घिर जाती है और सरकार जिस तरीके से चाहती है निजी निवेश को और बढ़ाना, डिसइन्वेस्टमेंट को और आगे लेकर के जाना, तो आने वाला समय जो है वो बहुत ही मुश्किल दिखाई दे रहा है क्योंकि सरकार इस समय ऑलरेडी चारों तरफ से विपक्ष ने और किसानों ने अलग अलग मुद्दों पर घेर करके रखा हुआ है। तो सरकार को आने वाली चुनौती के लिए अपने आप को तैयार करने की आवश्यकता है। वित्त मंत्री ने तनावग्रस्त और बैड लोन्स की भारी मात्रा से निपटने के लिए एक बैड बैंक की स्थापना पर भी विचार किया है। मैंने आपको बताया बैड बैंक की बात, ठीक है। बजट में एक परिसंपत्ति पुनर्संरचना कंपनी और एक परिसंपत्ति प्रबंधन कंपनी, मतलब कि एक असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी की तरह और एक असेट मैनेजमेंट कंपनी की तरह ये बैड बैंक्स जो है वो काम करेंगे। यहां पर मैंने आपको इस पे भी थोड़ा सा और आगे लेकर के चलते हैं तो भाई 2 राज्य संचालित बैंकों के निजीकरण और तनावग्रस्त परिसंपत्तियों के निपटान की इन्हीं योजनाओं पर अमल के लिए वित्त मंत्री ने 20,000 करोड़ रुपए अलग से रखे हैं जिसे शेष बचे सार्वजनिक बैंकों का पुनः पूंजीकरण किया जाएगा। अब देखिए, जो बैंक्स हैं उनके लिए मात्र उनको दोबारा पुनः पूंजीकृत करने के लिए सरकार ने मात्र 20,000 करोड़ रुपए का ही आमदनी, 20,000 करोड़ रुपए का ही जो पैकेज है वो डिक्लेयर किया है। प्रत्यक्ष करों के लिए कोई कदम उठाए बिना संसाधन जुटाने के लिए सरकार के प्रयास में फिर सरकार के पास ऋण के लिए बाजार के पास जाने के अलावा कोई और विकल्प नहीं था। अब देखिए, टैक्सेस तो बढ़ाए नहीं, किसी तरीके का कोई डायरेक्ट कर बढ़ाया नहीं, और मैंने आपको बोला कि भाई सरकार जो है वो अपनी जो बोरोइंग है, जो अपनी जो लोन लेने की बात है उसको बढ़ा रहा है और लगभग 12 लाख करोड़ रुपए का लोन लेने की बात चल रही है। बजट में 12 लाख करोड़ की सकल बाजार उधारी के साथ सरकार अंततः उधार और अन्य देनदारियों से प्राप्त होने वाले प्रत्येक 1 रुपए में से 36 पैसा ही प्राप्त करेगी, जो 80% की वृद्धि को सूचित करता है। अब जब सारा का सारा इंटरेस्ट और सभी चीजों पर ध्यान देने के बाद जब सरकार लोन उठाएगी और लोन का मान लीजिए 1 रुपया जब सरकार के पास आएगा तो उस 1 रुपए में से सरकार के हाथ में केवल 36 पैसे ही प्राप्त होंगे। इन चुनौतियों को देखते हुए एक ऐसे समय जब अर्थव्यवस्था के कुशल प्रबंधन की आवश्यकता है, इस वर्ष का बजट एक आरंभिक बिंदु की स्थिति को रखता है। तो व्यूअर्स, ये था आज का बजट एनालिसिस को हमने आज एडिटोरियल के संदर्भ में देखा है। इन सभी चीजों को थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा, थोड़ा नंबर्स जो आंकड़े हैं उनके ऊपर फोकस करिए। आई होप ये बजट जो है ये आपको काफी हद तक पूरा का पूरा बजट शायद समझ में आ गया हो, या एटलीस्ट आप ये कह सकते हैं कि आपको ये पता चल गया कि क्या क्या की पॉइंट्स हैं हमारे इस साल के बजट में। तो व्यूअर्स, आज के एडिटोरियल से संबंधित जो प्रश्न बन सकता है वह कुछ इस प्रकार है कि केंद्रीय बजट 2021 के प्रमुख पहलुओं का उल्लेख कीजिए। आपके अनुसार सरकार ने पिछले वर्ष की महामारी से कौन से सबक सीखे हैं? वह कौन से क्षेत्र हैं जहां आपके अनुसार सरकार को अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है? तो व्यूअर्स, ये था आज का एडिटोरियल एनालिसिस। आई होप आप सभी को ये एनालिसिस पसंद आया हो। धन्यवाद।